आज कर रहे हैं हम मैक्सवेल की समीकरणें क्लास 12th के लिए। तो इसके अंदर पहली जो समीकरण है ये किस लिए दी गई है? ये दी गई है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को दर्शाने के लिए, उसके जो भाग है उसको बताने के लिए सारी चीज़ें पता चले हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो ये दिया हुआ है क्या? मैक्सवेल की समीकरण है। तो पहली समीकरण है हमारे पास गाउस के नियम से संबंधित, लेकिन हम उससे पहले क्या देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की संपूर्ण जानकारी देने के लिए किसका उपयोग किया गया? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया। तो लिखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को ठीक से समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल की समीकरणों का उपयोग किया जाता है। अभी पहली जो समीकरण है वो गाउस के नियम से संबंधित है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम से संबंधित है। तो लिखते हैं पहली समीकरण क्या चीज़ है, और अभी देखेंगे गाउस का नियम क्या चीज़ है। तो पहली समीकरण है हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिख सकते हैं क्षेत्रफल को, या फिर हम क्षेत्रफल को ए भी लिख सकते हैं। ये दोनों सदिश राशि होने की वजह से इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, और ये जो आएगा फाई अपॉन एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। क्यू क्या चीज़ है? किसी बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश है, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। 8.85 × 10⁻12 इसका मान होता है। ये विद्युत फ्लक्स का मान है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस समीकरण को यहाँ पे भी लिख देते हैं। पहली समीकरण कौन सी है? क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक ये बंद सतह है। ये सतह कैसे भी हो सकती है, क्लोज होनी चाहिए सतह है। सतह का मतलब फुटबॉल की तरह। हम एक धागे को ऐसे रख के इस टाइप से कर देते हैं तो उसको बंद लूप कहते हैं, वो सतह नहीं होगी। अभी ये जो चीज़ है वो बंद सतह है, पूरा चारों तरफ से पैक। एक अंदर की साइड हमने यहाँ पे क्यू आवेश रख दिया। अब ये जो क्यू आवेश है इससे बल रेखाएं बाहर निकलेगी, सभी दिशाओं में बाहर निकलेगी। अगर ये आवेश पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो सभी दिशाओं में ये बल रेखाएं अंदर की साइड प्रवेश करती हुई प्रतीत होती, काल्पनिक होती है बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। अगर ये बल रेखाएं घूम के वापस इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर जाए तो निर्गत बल रेखाएं पॉजिटिव लेते हैं और निवेशी बल रेखाएं नेगेटिव लेते हैं। विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव और निवेशी फ्लक्स नेगेटिव ली जाती है। ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू 0 हो जाती। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये बल रेखाएं वापस इसके अंदर प्रवेश करे, क्योंकि बल रेखाएं प्रवेश तभी करेगी जब इसके अंदर माइनस आवेश भी उपस्थित होगा। अगर हम यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करते हैं, हमारे पास ये बंद सतह है और हम एक विद्युत, मान लो NaCl प्लस और Cl माइनस की कल्पना करते हैं, तो क्या होगा कि Na से बल रेखाएं बाहर निकलेगी और Cl से वापस प्रवेश कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि माइनस बराबर परिमाण का ऋण आवेश भी उपस्थित होना जरूरी है, इसलिए हम इस चीज़ को मान के चलते हैं। तो कुल मिला के निर्गत फ्लक्स का मान 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ वैल्यू इसकी आएगी गाउस के नियम से, और वो होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम क्या चीज़ है? वो है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, ये जो बल रेखाएं निकल रही है संपूर्ण क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान आवेश और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है।
या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर हो सकता है। तो कुल मिला के ये जो समीकरण है पहले से एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे गाउस ने क्या बताया कि संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश और ε0 के अनुपात के बराबर होगा। तो यही बात लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे, यह मैक्सवेल पहली समीकरण है, जो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम, वैद्युतिकी में गाउस के नियम को प्रदर्शित करती है। ये और ज़्यादा क्लियर होगी जब हम इसकी दूसरे समीकरण को पढ़ेंगे। उसमें ये जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी और ये जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, इसकी जगह चुंबकीय क्षेत्र आएगा। देखते हैं, गाउस के नियम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब फाई का मान पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। वो हम यहाँ लिख चुके हैं कि E.dA बराबर ये Q/ε0। यहाँ पे ये मान लिया गया है कि ये सारा काम हम निर्वात में कर रहे हैं, किसी माध्यम की उपस्थिति में नहीं है। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट आ गई, सेकंड अगर इक्वेशन की बात करें ये अलग से है, लिखेंगे यहाँ चारों समीकरण। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, संपूर्ण सतह के लिए है ये भी। यहाँ विद्युत क्षेत्र की जगह क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा और ये आ जाएगा dA। हम क्षेत्रफल के स्थान पे ds भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन B.dA वेक्टर इक्वल्स टू 0। अभी ये चीज़ क्या बताती है, हमारे पास वही बंद सतह है, इसकी आकार कैसा भी हो सकता है। इसके ये जो क्षेत्रफल है, मान लो कोई भी ले लिया, इसके अंदर पूरे भाग के अंदर कहीं पे एक चुंबक रखी हुई है। तो चुंबक में अपने को पता है कि नॉर्थ पोल का अलग से अस्तित्व पॉसिबल नहीं है और साउथ पोल का अलग से अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ ही रहेंगे और यहाँ हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और यहाँ मान लेते हैं साउथ पोल है। अगर मान लो नॉर्थ पोल से बल रेखा निकलती है और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये बल रेखा घूम के वापस साउथ पोल में प्रवेश जरूर करेगी। इसका एक कारण है कि प्लस क्यू जो आवेश है उससे जो बल रेखाएं निकलती है वो माइनस में प्रवेश करती है और प्लस क्यू का अलग से अस्तित्व पॉसिबल है और माइनस क्यू का अलग से अस्तित्व पॉसिबल है, एक बात। दूसरी बात, ये जो बल रेखाएं हैं वो खुले वक्र के रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होती है, जबकि ये बंद वक्र के रूप में होती है। ये जहाँ से निकली है इन बल रेखाओं को वापस वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए ये बल रेखाएं घूम के वापस कहीं न कहीं से, अगर यहाँ से बाहर निकल रही है तो इधर से वापस प्रवेश भी करेगी। अगर मान लो निर्गत बल रेखाएं पॉजिटिव लेते हैं तो निवेश ही वापस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी और कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जो dA लिया है, अल्प क्षेत्रफल हम कहीं पे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्षेत्रफल ले लिया, अल्प क्षेत्रफल dA,
अगर ठीक इसी तरीके से इधर भी बल रेखाएं क्या होगी, ठीक इसी तरीके से इधर भी बल रेखाएं अगर नॉर्थ पोल से बाहर निकली है, चुंबक के एक ध्रुव से बाहर निकली है, तो किसी दूसरे ध्रुव से प्रवेश भी करेगी। इसका मतलब जितना भाग पॉजिटिव होगा निर्गत फ्लक्स के लिए, उतना का उतना भाग नेगेटिव होगा निवेशी फ्लक्स के लिए। तो जितनी फ्लक्स निर्गत होगी सेम टू सेम निवेशी हो जाएगी। निर्गत फ्लक्स के लिए हमने पॉजिटिव लिया, निवेशी फ्लक्स के लिए हमने नेगेटिव लिया, तो कुल वैल्यू इसकी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का जो नियम है वो ये है, निर्गत फ्लक्स का मान ये होता है। सेम नियम चुंबकत्व में गाउस का नियम वो इस टाइप का होता है, और इसमें निर्गत फ्लक्स का टोटल जो वैल्यू हो जाएगी, मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिस तरह से स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम है, उसी तरह से चुंबकत्व में भी गाउस का नियम है। तो ये जो समीकरण है इसी तरह से लिखेंगे, यह दूसरी समीकरण है जो चुंबकत्व में गाउस के नियम को प्रदर्शित करती है। यह दूसरी समीकरण है जो चुंबकत्व में गाउस के नियम को प्रदर्शित करती है। चुंबकत्व में गाउस के नियम को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र में संपूर्ण सतह के लिए बंद समाकलन का मान क्या होता है, 0 होता है। चुंबकत्व में संपूर्ण सतह के लिए बंद समाकलन का मान, बंद का मतलब ये क्लोज, ये समाकलन लिख के ऐसे किया, ये क्लोज समाकलन हो गया। ये बताता है कि संपूर्ण सतह जो बंद गोले की तरह है, अब उसका आकार आकृति कैसी भी हो सकती है, लेकिन रहेगा बंद होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण सतह के लिए बंद समाकलन का मान 0 होता है। मतलब B.dA = 0। बंद समाकलन का मतलब, समाकलन और बंद का मतलब सतह संपूर्ण बंद होनी चाहिए। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है, हम ये चीज़ देखते हैं कि चुंबकत्व में जो बल रेखाएं एक ध्रुव से बाहर निकलती है, दूसरे ध्रुव से उसको वहीं प्रवेश करना होता है। इसका मतलब बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होगी वो एक बंद पथ के रूप में होगी, खुले पथ की तरफ नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है अपने को, इसका मतलब बल रेखाएं हो सकता है बाहर निकल रही, वापस अंदर सरफेस में प्रवेश नहीं कर पा रही है, लेकिन यहाँ पे बल रेखाएं जो बाहर निकली है उनको किसी न किसी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में उसी जहाँ से निर्गत हुई है उसी पृष्ठ के अंदर वापस प्रवेश करनी पड़ेगी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश पृष्ठ से बाहर निकल जाती है, कि जो बल रेखाएं नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से निकलकर पृष्ठ से बाहर निकलती है, उन्हें पृष्ठ में प्रवेश करके साउथ पोल में प्रवेश बंद वक्र के रूप में आना होगा। उन्हें साउथ पोल में प्रवेश करने के लिए
पृष्ठ में प्रवेश करना पड़ेगा, सतह के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। करने के लिए सतह या पृष्ठ कह सकते हैं में प्रवेश करना होगा। इस जो लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जितनी बल रेखाएं इसमें बाहर निकली है, सेम टू सेम बल रेखाएं, जितनी बल रेखाएं बाहर निकली है उतनी की उतनी बल रेखाएं पृष्ठ में वापस प्रवेश करेगी। तो ये हमारे पास हुआ इसका दूसरा नियम। अब हम करते हैं इसका तीसरा नियम। अब है हमारे पास तीसरी समीकरण। तीसरी समीकरण क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के नियम को प्रदर्शित करती है। ये जो तीसरी समीकरण है 3 नंबर, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के अंदर फैराडे के नियम को प्रदर्शित करती है। फैराडे का नियम क्या है देखेंगे अभी। तो किसी भी बंद पथ से चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखते हैं। तो तीसरा नियम हमारे पास हो जाएगा E.dl। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमारे पास इस बार क्षेत्रफल नहीं है, L है, लंबाई L है, लूप है, और यहाँ पे हम करेंगे -d∅dt, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर वो भी कैसी, ऋणात्मक, नेगेटिव निशान। ये चीज़ यहाँ लिखते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन E.dl वेक्टर वेक्टर बराबर -d∅ dt। यहाँ पे हम b भी लगा देते हैं। b क्या बताता है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। यहाँ छोटा सा नीचे b लगा देते हैं। b बता रहा है कि ये फ्लक्स कैसी है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो इसी चीज़ को लिखते हैं। यह तृतीय समीकरण है। तीसरी समीकरण है, तृतीय समीकरण है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में चुंबकीय प्रेरण की घटना में फैराडे का नियम बी कहते हैं। फैराडे का नियम बी कहते हैं। ये जो है हमारे पास E.dl, ये बंद पथ का रेखा समाकल कहलाता है। बंद पथ का रेखा समाकल कहलाता है। ये क्लोज हो गया, ये इंटीग्रेशन का निशान हो गया, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये पथ होगा। अब ऐसा समझ सकते हैं एक धागा इस टाइप से हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बंद पथ हो गया। इसके अंदर से मान लो कोई तार गुजर रहा है ऐसे, इस तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये हमारे पास तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और ये लूप है चारों तरफ। अभी इसके अंदर ये जो दूरी है वो dl है। ऐसे बहुत सारे dl ले लेंगे तो बहुत सारे अल्पांश इसके अंदर हो जाएंगे, और अगर उनसे संबंधित चुंबकीय क्षेत्रों को जोड़ा जाए तो वो वैल्यू कितनी आएगी, चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक मान के ऋणात्मक दर के बराबर आएगी। तो यही चीज़ है, इसको लिखते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसका नियम है, फैराडे के नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के लिए विद्युत क्षेत्र का मतलब E के लिए, या विद्युत क्षेत्र का रेखा रेखा समाकल का मतलब हुआ E.dl, क्लोज इंटीग्रेशन E.dl। हम इसकी बात कर रहे हैं का मान, मतलब इसका मान, ये बंद पथ का रेखा समाकल है, इसका मान किसके बराबर होगा, ये जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है
उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। मान बंद पथ से संबंधित संबद्ध ऋणात्मक फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या हुआ, फिर से देखते हैं एक बार कि E डॉट डी एल की जो वैल्यू है, समाकलन E डॉट डी एल की वैल्यू है जो -d∅dt के बराबर होती है। इसको हम बंद पथ का रेखा समाकल कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसका मतलब d∅/dt, और ऋणात्मक दर मतलब मान में कमी होगी, और φb का मतलब है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास चौथी समीकरण आ जाएगी इसी तरीके से। चौथी आएगी, ये आएगी हमारे पास सेम यही। इस बार हमने E लिया था, लेकिन इस बार हम क्या लेंगे, B लेंगे। तो B डॉट डी एल, हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, ठीक है। तो बराबर, ये एम्पियर के नियम पे आधारित है। एम्पियर का नियम μ0I होता है, इतना सा तो एम्पियर का नियम है। लेकिन इसके बाद संशोधन किया था किसने, ये मैक्सवेल ने। उन्होंने μ0ε0 d∅dt किया था। ये फाई विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पे भी लिखते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट डी एल वेक्टर μ0I, हम यहाँ पे ये मान चुके हैं कि यहाँ पे हम सारा निर्वात की बात कर रहे हैं, कोई माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं। प्लस μ0, नीचे लिख देते हैं μ0ε0 d∅dt, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए E करते हैं। ये जो है इसमें एम्पियर के नियम को प्रदर्शित करने वाली समीकरण है। यह समीकरण एम्पियर के नियम को प्रदर्शित करती है और इसमें थोड़ा सा संशोधन किया। ये जो पीछे का भाग जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो इसमें एम्पियर के नियम में संशोधन है मैक्सवेल द्वारा। मैक्सवेल का इतना ही, चारों समीकरणों में इतना ही योगदान है कि इसके द्वारा μ0ε0 d∅/dt दिया हुआ है। अब हम क्या करें, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ, यहाँ समीकरण में बंद पथ कौन दिखा रहा है, ये समाकलन के साथ ये जो हमने गोला लगाया है, ये गोला जो है वो बंद पथ को दिखा रहा है। बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये B है। चुंबकीय क्षेत्र डॉट डी एल का मतलब हो गया ये रेखा समाकल है, इसका रेखा समाकलन है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल हम ठीक इसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल था, उसकी जो वैल्यू थी E डॉट डी एल थी, ठीक है, E डॉट डी एल थी। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी B डॉट डी एल। डॉट का मतलब यहाँ पे अदिश गुणा है, तो B डॉट डी एल वेक्टर और क्लोज इंटीग्रेशन का मान, हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, का मान μ0I तथा μ0ε0 d∅dt। यहाँ पे ये जो फाई है वो फ्लक्स है, और वो फ्लक्स कौन सी है, विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स ये हो गया के योग के बराबर होती है।
या होता है। वापस देखें कि बी डॉट डी एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू जीरो आई के बराबर होगी। इतना अगर होगा तो हम इसे एम्पियर का नियम कहेंगे, और अगर प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई डी टी होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सवेल की चौथी समीकरण कहेंगे। यहाँ पे म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये है हमारे पास मैक्सवेल की 4 समीकरण है। अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित, एक पॉइंट करते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो उस बिंदु पर अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके ऊपर बल कितना लगेगा, इसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल, उसका फॉर्मूला देख रहे हैं। और ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तो वहाँ आवेश Q पर बल, आवेश Q पर बल, ये क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल कहलाएगा। और उसको हम प्रदर्शित करते हैं F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। ये बल है तो विद्युत बल है, और प्लस हम करेंगे Q V क्रॉस B। V वेलोसिटी वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है, Q आवेश का परिमाण है। ये Q E जो है वो विद्युत बल है, और ये Q V क्रॉस B जो है वो चुंबकीय बल है। तो इस प्रकार हमारे पास मैक्सवेल की समीकरणें हुई, और हमने लॉरेंज बल के बारे में भी देखा।